नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुनवाई चल रही है। उस योजना को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि ये योजना जो थी वो सत्तारूढ़ पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाई गई थी और इसी आधार पर उसे चुनौती दी गई। उनके तरफ से कोर्ट में ये साबित करने की कोशिश की गई कि योजना क्यों नहीं रहनी चाहिए और क्या क्या इसमें कमियां हैं। योजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि 2017 में योजना आई थी, 18 में अधिसूचित हुई थी और उस योजना में ये व्यवस्था की गई कि कोई भी दानदाता, कोई भी कंपनी जो भी चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकता है। वो किस पार्टी को दे रहा है और कितना पैसा दे रहा है ये जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। उसमें एक शर्त और थी कि नई पार्टी को आप डोनेशन नहीं दे सकते। उसके लिए शर्त रखी गई थी कि कोई भी पार्टी जिसे पिछले चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, उसमें कम से कम 1% वोट मिला हो। मतलब ये व्यवस्था इसलिए की गई कि केवल चुनावी चंदे के लिए और काले धन को सफ़ेद धन करने के लिए नई पार्टियों को चंदा कोई न दे, इसके लिए व्यवस्था की गई थी। और एक शर्त उसमें ये भी जोड़ी गई कि जो पॉलिटिकल पार्टियों को इस तरह का चंदा मिलेगा, इस बॉन्ड से जो पैसा आएगा, उसका लेखा जोखा वो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव आयोग को सौंपेगी। उसमें एक और शर्त थी कि एक अधिकृत अकाउंट होगा और उसी में पैसा आएगा। स्कीम के मुताबिक SBI के कुछ ब्रांचेस को अधिकृत किया जाएगा और वहाँ से कोई भी दानदाता, डोनर बॉन्ड खरीद करके उस पार्टी के पक्ष में पैसा दे सकता है। अब इस आधार पर चुनौती दी गई इस योजना को कि ये दरअसल रूलिंग पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए योजना लाई गई। और कोर्ट में सुनवाई के दौरान आंकड़ों से इसे साबित करने की कोशिश हुई कि किस तरह से अब तक योजना आने के बाद, चूँकि योजना आई थी, उसे बार बार एक्सटेंड किया जाता है। बार बार जब भी चुनाव होते हैं उसके तत्काल बाद पहले ये बॉन्ड जारी किया जाता है। तो योजना आने के बाद अब तक जितना बॉन्ड आया है, जो चुनावी चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, उसमें करीब 2/3 चंदा अकेले सत्तारूढ़ पार्टी को मिला है। तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये साबित करने को और ये बताने की कोशिश हुई कि ये क्यों गलत है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कुछ सवाल पूछे। सवाल ये कि जो सरकार की तरफ से दावा किया गया है और योजना के बारे में, स्कीम के बारे में जो बात की गई कि कोई आदमी, कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देता है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, तो वो ये कहना कि किसी को पता नहीं चलेगा, ये सही नहीं है। सरकार का दावा है कि किसी को पता नहीं चलेगा। कोर्ट ने कहा, खुद CJI की टिप्पणी थी, जस्टिस खन्ना की टिप्पणी थी, चूँकि 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है और उसकी अगुवाई कर रहे हैं CJI जस्टिस चंद्रचूड़ और उसके एक सदस्य जस्टिस संजीव खन्ना भी हैं। तो दोनों की तरफ से ये सवाल थे कि ये कैसे हो सकता है। जिसने चंदा दिया उसे पता चलता है, जिसको दिया वो बता सकता है कि हमने आपको चंदा दिया है और वो अपने लॉकशीट से उसे पता चल जाएगा, और जिस बैंक के थ्रू जा रहा है उस बैंक को पता चलेगा। और जब उस बैंक को पता चलेगा तो जो भी सत्तारूढ़ सरकार होगी, पार्टी होगी, वो बहुत आसानी से जानकारी को ले लेगी। तो ये कैसे गोपनीयता की बात कहाँ लागू होती है और इसका खतरा क्या है? तो इसका खतरा ये है कि जो पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है उसे तो पता चल जाएगा कि उसका हितैषी कौन है, किसने उसको चंदा दिया है, लेकिन उसे यह भी पता चल जाएगा कि कौन है ऐसा आदमी जो दूसरी पार्टी को पैसा दिया है, कौन सी कंपनी है, कौन सा बिजनेसमैन है, कौन सा उद्योगपति है जो दूसरी पार्टी को पैसा दिया है। और जब ये जानकारी उसे पता चल गई फिर क्या होगा? ये किसी से बात छुपी हुई नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो सरकार की तरफ से बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको समझाएंगे, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसमें गोपनीयता है। उन्होंने एक बात और बताने की कोशिश की कि अगर ये गोपनीयता नहीं रखी जाए तो कितना नुकसान हो सकता है और किस तरह नुकसान हो सकता है। उन्होंने खुद बताया कि मान लीजिए कि कोई कंपनी
कोई बिजनेसमैन ये मान के चलता है कि ये पार्टी है वो सरकार बनाने वाली है और उसने उसे चंदा दिया और सार्वजनिक तौर पे चंदा दिया, और पता चला कि ए पार्टी ने सरकार नहीं बनाई, ए पार्टी हार गई और बी ने सरकार बना ली, और बी को इस बात की जानकारी होगी कि इन्होंने तो ए पार्टी को दिया था, उसके बाद से उसको कितना नुकसान हो सकता है। तो इस व्यवस्था को, इस नुकसान को और इस असुरक्षा से बचाने के लिए ये गोपनीयता की शर्त लगाई गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब बैंक में पैसा जाएगा, बैंक के थ्रू पैसा जाएगा, तो बैंक को पता होगा और तमाम एजेंसियों को पता चल सकता है, पता होगा। इनकम टैक्स, आईटी, सरकार जब चाहे तब ये जानकारी ले सकती है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये पता नहीं चलेगा? तो ये सुप्रीम कोर्ट के सवाल थे। बहुत जस्टिफाई करने की कोशिश की ये सॉलिसिटर जनरल, कोर्ट बहुत कन्विंस नहीं लग रहा था जो हम लोग देख पा रहे थे, जो कोर्ट रिपोर्ट करने वाले देख पा रहे थे, जो सुनवाई के दौरान चीज़ों को सुन रहे थे। और आप भी जब अखबार में चीज़ें आएंगे और सुनेंगे तो आपको लगेगा कि एक तरह से अगर 2 दिन की सुनवाई की बात हम करें तो इस नतीजे पर बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है कि इस योजना में बहुत खामियां हैं। कोर्ट को भी ऐसा लग रहा है, लेकिन सुनवाई के दौरान के टिप्पणियों को और सवालों को लेकर हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते, पहुंचना भी नहीं चाहिए। इसलिए कि अगर सुनवाई के दौरान की टिप्पणी पर आप नतीजों पे अगर आप पहुंचने लगेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। जानकारी के लिए एक बात और कि इस मामले में 2 और स्टेक होल्डर हैं, उसमें एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोनों ने इस योजना के खिलाफ मत दिया है कि ये योजना अनफेयर है, ये योजना ठीक नहीं है। महत्वपूर्ण ये भी है कि इस मामले में कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा था कि आपकी क्या राय है। तो अटॉर्नी जनरल ने जो कोर्ट में जो अपनी राय दी है लिखित, उसमें उन्होंने कहा है कि योजना ठीक है। दूसरी बात उन्होंने बात कही कि जानने का हक जो है उसके तहत सारी बातें नहीं आती। उसी तरह की ये बात है कि किसी पार्टी को किसने चुनावी चंदा दिया, कितना दिया, ये कोई दावा नहीं कर सकता, ये कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे इस बात की जानकारी होनी चाहिए, मेरा हक है। तो उन्होंने ये बात कही कि किसी को ये जानने का हक नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि इस योजना पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई ही नहीं करनी चाहिए। क्यों सुनवाई नहीं करनी चाहिए? तो उनकी दलील थी कि सुप्रीम कोर्ट को केवल उन्हीं योजनाओं पर सुनवाई करनी चाहिए, उसी स्कीम पर सुनवाई करनी चाहिए जिससे लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। और ये योजना, इस योजना से, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से किसी के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसमें कोर्ट को दखल नहीं देनी चाहिए। हालांकि याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि वोटर को ये जानने का हक है कि उसे जब ये जानने का, अपने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जानने का हक है, अपने नेता के बारे में जानने का हक है, तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि उसकी पार्टी को चंदा कहाँ से मिल रहा है। मान लीजिए कि ये उन्होंने नहीं कहा है, मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपने किसी एक ऐसे पार्टी को वोट देने के बारे में सोच रहे हैं और आपको लगता है कि ये पार्टी जो है वो अच्छी पार्टी है, या ये पार्टी जो है वो आम आदमी के बारे में सोचती है, ये पार्टी है सो पूंजीपतियों के लिए काम नहीं करेगी, और पता चला कि बैकडोर से कोई बड़ा औद्योगिक समूह उस पार्टी को फंड कर रहा है, तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। यही बात वो लोग भी अपने शब्दों में कह रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, जानने के हक के तहत, जानने के अधिकार में ये भी आता है कि आप जब वोट देने जाते हैं तो आपको जब अपने नेता के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आपके नेता का चरित्र क्या है, आपके नेता ने कितनी पढ़ाई की है, तमाम तरह की जानकारियां देने की बातें हैं, शर्तें हैं। उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी के बारे में भी कि उसको फंड कौन कर रहा है, उसको जो चंदा मिल रहा है वो किधर से आ रहा है, ये जानने का अधिकार है, उसको आप मना नहीं कर सकते। तो ये उनकी तरफ से बातें कही गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार इस पर सवाल पूछ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात जब कही कि सरकार को तो सब कुछ पता हो जाएगा, सरकार जब चाहेगी, सत्तारूढ़ पार्टी जब चाहेगी उसे पता चल जाएगा कि उसे चंदा किसने दिया और अपोजिशन वाली पार्टी को चंदा किसने दिया। लेकिन अपोजिशन वाले के लिए ये जानकारी इकट्ठा करना मुश्किल होगा, उसे नहीं पता चलेगी, और इसीलिए उसे उसमें कहा गया कि ये सेलेक्टिव गोपनीयता है।
ये पूरी तरह से गोपनीयता नहीं है। ये कुछ ही लोगों को, जैसे मसलन एसबीआई को पता है, तमाम एजेंसीज को पता है और सरकार को पता है, और बाकी किसी को नहीं पता है। तो ये ठीक नहीं है। अगर गोपनीयता बरतनी है तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सबके लिए, किसी को पता नहीं होनी चाहिए। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि नहीं, दरअसल ऐसा ही है, किसी को पता नहीं, किसी को इस बात की जानकारी नहीं होती कि किसने दिया, कितना दिया और किसको दिया। और इसलिए ये योजना ठीक है। सरकार ये जस्टिफाई करने की कोशिश करे कि योजना क्यों आई, चुनाव में धन बल को रोकने के लिए, काले धन के प्रयोग को रोकने के लिए व्यवस्था ये आई थी, ऐसा सरकार दावा कर रही है। और जो अपोजिशन वाले हैं वो मतलब जो इसको चुनौती देने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल सरकार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आई है। और सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने बात ये खुद कही कि आंकड़े बता रहे हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा आता है इस स्कीम से। सीजेआई ने पूछा कि क्यों, आप बताएं कि ऐसा क्यों होता है। फिर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैं कोई अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन आंकड़े जो हैं वो यही सजेस्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक बात और कही कि दरअसल जिन्हें चंदा देना होता है वो अपने अपने हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसी को देखते हैं और अपना हित देखते हैं कि कौन पार्टी कैसी है, और उसके हिसाब से वो तय करते हैं कि किस पार्टी के जीतने में उनका फ़ायदा है, किस पार्टी के जीतने में नुकसान है, और उस हिसाब से वो तय करते हैं। लेकिन उसके बाद से सॉलिसिटर जनरल जब ये बात कही कि सत्तारूढ़ पार्टी को ही अधिक फंड मिला है या मिलता है, ये नॉर्म है, ऐसा उन्होंने बोला कि ये नॉर्म है कि सत्तारूढ़ पार्टी को ही अधिक चंदा मिलता है, तो उन्होंने कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है, ये सरकार की राय नहीं है। पता नहीं उनको ऐसा लग रहा हो कि कहीं इस बात से सरकार नहीं नाराज़ हो जाए, तो उन्होंने ये बात कही। उन्होंने एक तरह से ये सफाई दी है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। तो ये ऐसा मसला है जिस पर अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर आप कितना यकीन करें। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को बस ऐसा समझने के लिए आप बस समझिए कि इस योजना की कमियों को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को समझिए, सुनिए, याचिकाकर्ताओं की दलीलों को सुनिए, इस योजना के बारे में समझने के लिए सरकार की तरफ से दी जाने वाली दलील को सुनिए, समझिए, इस योजना की अच्छाइयों को समझने के लिए, और अदालत पर छोड़ दीजिए कि इसका फैसला, अदालत का फैसला क्या आएगा। क्योंकि अदालत में सुनवाई के दौरान जो सवाल पूछे जाते हैं वो कई बार इसलिए ही पूछे जाते हैं कि जो मन में, जजेस के मन में आशंका हो, जो शंका हो, उसे सरकार क्लियर करे। हो सकता है कि जिसे आपको लगता है कि सरकार ने जो सवाल पूछा और सॉलिसिटर जनरल या सरकार, माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा और सॉलिसिटर जनरल या सरकार के पास जवाब नहीं था या वो संतुष्ट नहीं कर पाए, हो सकता है कि आपको लग रहा हो सुप्रीम कोर्ट सरकार के जवाब से संतुष्ट भी हो गया हो। इसलिए आप केवल इसे टिप्पणी की तरह ही लीजिए। अभी एक दिन की सुनवाई और बाकी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुरक्षित करेगा, रख लेगा, और फिर फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आ जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संविधान पीठ की सुनवाई लंबी सुनवाई होती है, तो और फैसला भी लंबा होता है और इम्पैक्ट भी उसका बड़ा होता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ जब किसी मामले में सुनवाई करती है तो फैसला थोड़ा विलंब से आता है, विचार करके आता है, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फैसला जो भी आएगा उसका इम्पैक्ट बहुत होगा। इसलिए कि चुनाव वही जीतता है जिसके पास पहले तो मतदाता होते हैं, जनाधार होता है, और उसके साथ साथ शर्त ये भी होती है कि उसे चुनाव लड़ने के लिए उसके पास कितना फंड होता है, कितना पैसा होता है। गरीब पार्टी के लिए चुनाव लड़ना और जीतना मुश्किल होता है। केवल अब जनाधार होने से चुनाव लड़ना ये आइडियल लोकतंत्र में होता है, जो हाल के दिनों में मिसिंग है। तो इसलिए इसका इम्पैक्ट, इस फैसले का इम्पैक्ट जो भी होगा, इस फैसले का इम्पैक्ट होगा। इसलिए आप भी इंतज़ार कीजिए और मैं तो इंतज़ार करूँगा ही। उम्मीद है जो हमने जानकारी दी
वो आपको पसंद आई होगी। बस इतना ही। थैंक यू।